हिंदी में बोलूँ ना बंगाली में? ट्राई तो कर हिंदीते। अच्छा ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा तो हिंदी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, एक क्लास 11 का एक टॉपिक है जिस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है, द मेन पॉइंट्स एक्चुअली जो है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का डिफरेंस जानना है पहले। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी, इसको पहले जानना है। तो इलास्टिसिटी मतलब इजी वर्ड में यही होगा कि अगर एक बॉडी का ऊपर फोर्स किया जाए, एक बॉडी का ऊपर एक सॉलिड बॉडी, मतलब इस चैप्टर का जो नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब ओनली सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई फ्लूइड और गैसेस के बारे में डिस्कस नहीं होगा। ये चैप्टर केवल सॉलिड का प्रॉपर्टी है, तो इसलिए सॉलिड के बारे में डिस्कस होगा। तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई किया जाए तब क्या होगा ना, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज एंड शेप चेंज हो सकता है। तो जिस फोर्स के वजह से इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो रहा, तो इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, ये पहला वाला पॉइंट है, इसको नोट करो। जो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या है, इट इज द फोर्स by which it is the force for which the shape and size of the body changes। तब इसका मतलब है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, उसका बाद जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप है वो चेंज हो रहा। फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट का अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स होता है जो रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में रह सकता है और ये रैंडम वेव पर भी रह सकता है। तो अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स, तब क्या होगा, ये छोटा छोटा पार्टिकल जो है, छोटे छोटे एटम जो है, वो उसका स्टेबल पोजीशन में है, बट उसका ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा, वो चाह रहा है कि इस पोजीशन में रहे, बट इसका ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा इधर मूव कर रहा है, बट इसका अनस्टेबल पोजीशन है। तो फिर वो अनस्टेबल पोजीशन में जा रहा, मतलब इसका शेप सपोज इतना तक आ गया, मतलब शेप चेंज हो गया, शेप इधर इंक्रीज हुआ, उसका जो लेंथ था सॉलिड ऑब्जेक्ट का, उसका लेंथ इंक्रीज हो गया। तो फिर वो जो एटम्स है सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या चाहेगा कि वो फिर जो पहला वाला पोजीशन था, मतलब जो उसका स्टेबल पोजीशन था, उसमें फिर से आगे आना चाहेगा, बट इसलिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स इधर से हुआ है, तो इसका ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का नाम है क्या ना, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, तो रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो एक बॉडी का ऊपर अप्लाई हो रहा, उसका बाद बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो रहा। और रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स, जो उस पार्टिकल का जो पार्टिकल था उनका स्टेबल पोजीशन में फिर से ले आने के लिए जो फोर्स दे रहा है, इस फोर्स का नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। उसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स हम कह सकते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है क्या ना, इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी का ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, उसका वजह से उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा, बट अगर उस फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर रिमूव किया जाए, सपोज एक बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ है, फिर उसका शेप एंड साइज कुछ चेंज हुआ, फिर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाए एंड अगर वो बॉडी प्रीवियस जैसा पोजीशन में आ गया, उसका मतलब है वो बॉडी क्या है, इलास्टिक बॉडी है। अगर वो बॉडी नहीं आया, उसका जो पहला वाला जो पोजीशन था उस पोजीशन में अगर नहीं आया, उसका मीन्स वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज द मेन पॉइंट्स इन दिस चैप्टर कि व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी, व्हाट इज इलास्टिक बॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। प्लास्टिक एंड इलास्टिक का यही डिफरेंस है कि प्लास्टिक बॉडी के ऊपर अगर
एक फोर्स किया अप्लाई किया जाए एंड आफ्टर सम टाइम इस फोर्स को रिमूव किया जाए, प्लास्टिक बॉडी उसका जो पहला पोजीशन है उसमें कभी नहीं आएगा। बट इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है ना, अगर एक इलास्टिक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, आफ्टर सम टाइम इस फोर्स को अगर रिमूव किया जाए, फिर जो बॉडी था मतलब वो फिर भी जो पहले वाला जो पोजीशन था उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीटली आ जाएगा उस बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे, और जो कंप्लीटली नहीं आएगा बट आ जाएगा उसको हम नॉर्मल इलास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट्स इन दैट चैप्टर। एंड नाउ चैप्टर में आगे बढ़ना है, तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, इसे हमें जानना है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखो एक पहला वाला टर्म है और एक टर्म स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब एक बॉडी का ऊपर, सपोज एक बॉडी है, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स को अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है, स्ट्रेस मीन्स वन टाइप ऑफ प्रेशर। अगर सरल शब्दों में कहूं कि स्ट्रेस इज नथिंग बट इज प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन में भी ये था कि जब फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ऑन ए गैस, ऑन ए लिक्विड, एनीवेयर, सो फोर्स मतलब प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया था। सिंपली स्ट्रेस भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जो बाहर से अप्लाई किया था, डिवाइडेड एरिया मतलब फोर्स बाय एरिया, ये है स्ट्रेस का डेफिनेशन। और स्ट्रेस का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, जो बैकवर्ड फोर्स था, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड एरिया, ये भी स्ट्रेस का डेफिनेशन है। ठीक है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब रेस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं अब इसके पहले ही। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या है, जिस फोर्स के वजह से जो एटम मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट का अंदर जो एटम था वो बॉडी को पहले जैसा पोजीशन में लेके आने में हेल्प कर रहा है, तो इस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तब स्ट्रेस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, और वी कैन से स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन, इससे भी जानना है स्ट्रेन का मतलब क्या है। जैसे स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया है, तो स्ट्रेन का मतलब क्या है इससे भी जानना है। देखो स्ट्रेन मतलब एक बॉडी का ऊपर तो फोर्स किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका फोर्स अप्लाई करने के वजह से बॉडी का सपोज पहले लेंथ था, सपोज एक छोटा सा ऐसे ऑब्जेक्ट लेते हैं हम जिसका लेंथ था L, फोर्स अप्लाई किया है, उसके बाद इसका लेंथ सपोज डेल एल इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है, डेल एल, एक छोटा क्वांटिटी है डेल एल, डेल मतलब छोटा क्वांटिटी, तो डेल एल उसका लेंथ पहले से बढ़ गया है। तो स्ट्रेन का मतलब ये है जितना लेंथ में इंक्रीज हुआ है, नॉट ओनली इन लेंथ, वॉल्यूम में भी इंक्रीज हो सकता है, एरिया में भी इंक्रीज हो सकता है। तो जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है मतलब वी कैन से स्ट्रेन इक्वल टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन of the body by a change in the configuration by the original. Okay, so we can say here, since here the length is increased by the amount of del L, or we can say strain equals to del L by L. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि del L by L, del L भी लेंथ का यूनिट है, L भी लेंथ है, मतलब लेंथ बाय लेंथ कोई भी यूनिट नहीं रहेगा स्ट्रेन के लिए। बट स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस मतलब प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया, दैट मीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगा, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेस का सीजीएस यूनिट होगा। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। फिर और एक पॉइंट जानना चाहिए इस चैप्टर में,
जो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, क्या जानना है, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का ऊपर, एक सॉलिड बॉडी का ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई किया जाए तब उस बॉडी का साइज एंड शेप चेंज हो रहा है। अगर इस फोर्स को हम रिमूव कर दे तब बॉडी पहला जैसा पोजीशन में आ रहा है। तो अगर इलास्टिक लिमिट मतलब यही है, जिस लिमिट तक, अप टू दिस पॉइंट तक अगर उस फोर्स को रिमूव किया जाए तब वो पहला जैसा पोजीशन में आ रहा है, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। ठीक है, अगर उस लिमिट सपोज इतना तक था, सपोज इलास्टिक लिमिट इतना तक है, फिर हम इस पॉइंट में आ गया, तो इस पॉइंट में अगर इस बॉडी का ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया था उसको अगर रिमूव किया जाए तब बॉडी पहला जैसा पोजीशन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है वो इलास्टिक लिमिट से बाहर है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट मतलब यही है। तो मतलब जो अप टू दैट पॉइंट कि अगर उसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई हुआ था एक्सटर्नली, उस फोर्स को अगर रिमूव किया जाए एंड वो पहला जैसा पोजीशन में आए, तो उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो ये है इलास्टिक लिमिट। फिर हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक लॉ है, जिस लॉ को हम हुक्स लॉ कह सकते हैं। व्हाट इज द हुक्स लॉ? द हुक्स लॉ मतलब क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इसको भी नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर द स्ट्रेस is directly proportional with the strain. Within the elastic limit, stress is directly proportional with the strain. इसका मतलब क्या है, stress equal to some constant into strain, or we can say stress by strain that equal to constant. फिर हम देखेंगे कि इस कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी यंग मॉड्यूलस होगा, कभी बल्क मॉड्यूलस होगा, कभी शियरिंग मॉड्यूलस होगा। इसका मतलब क्या है हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो इसका बाद पॉइंट करो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी का ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, सपोज एक बॉडी का एक रॉड है, एक रॉड का कोई भी एक एंड एक सपोर्ट में टाइट करके बांध दिया है और दूसरा एंड में एक फोर्स अप्लाई किया है, सपोज एक फोर्स इक्वल टू mg अप्लाई किया है। फिर उनका लेंथ, इस बॉडी का सपोज जो रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन है, लेट the cross sectional area of the rod that equal to A, and इस फोर्स अप्लाई कर, ये फोर्स क्या है, ये है एक्सटर्नली डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स अप्लाई करने के वजह से सपोज रॉड का पहला लेंथ था L, इसका लेंथ अगर डेल L इंक्रीज हुआ है, इस फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर जो ऑब्जेक्ट था, जो टोटल रॉड था, रॉड का लेंथ में डेल एल लेंथ इंक्रीज हुआ है, ये अगर है, तब इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब यही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज, नॉट ओनली इन इंक्रीज, अगर इसको एक फोर्स अगर अंदर की तरफ हम दे तब क्या होगा, इसका लेंथ में डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अगर इसका लेंथ इंक्रीज है, सपोज फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ डिक्रीज हुआ है, उसका मतलब क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है।
फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब यही है, अगर एक बॉडी का ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए, मतलब बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया जाए, एंड अप्लाई करने के बाद अगर इस रॉड और इस बॉडी का लेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज हो, तब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब वी कैन से दिस इज ऑल्सो फोर्स बाय एरिया F by A, and longitudinal strain equal to लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। सपोज इधर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है डेल एल बाई एल, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम यंग मॉड्यूलस कहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस is directly proportional to strain within the elastic limit. So we can say, according to Hooke's law, the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is equal to Young modulus, that constant. Here according to Hooke's law, हम लोग ऑलरेडी देखा है कि स्ट्रेस वैरीज द स्ट्रेन होता है, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का नाम होगा यंग मॉड्यूलस in case for longitudinal stress, or you can write longitudinal stress by strain that equal to Young modulus. So we can write y equals to longitudinal stress के लिए एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स बाय एरिया F by A, एंड स्ट्रेन के लिए एक्सप्रेशन है डेल L by L, और we can write F L by डेल L into A। फिर F का मतलब mg है, इधर mg इंटू एल बाई डेल एल इंटू ए है यंग मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन। एंड यंग मॉड्यूलस का जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा वो स्ट्रेस का यूनिट का बराबर होगा, क्योंकि डेल एल बाई एल ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि डेल एल भी लेंथ का यूनिट है, एल भी लेंथ का यूनिट है, तो दोनों कट जाएगा। सो यंग मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का जो ऐसा यूनिट है यंग मॉड्यूलस को ऐसा यूनिट वही होगा। इसका मतलब यंग मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में। सो ये था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका बाद आएगा, अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए एंड उस बॉडी का वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज हो, तब उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इधर देखो, सपोज एक बॉडी ऐसे है, इसका ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, तब अगर अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई किया जाए एंड इसका एक कंप्रेस हुआ, मतलब पहले वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम में सपोज डेल वी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फिर वॉल्यूम हुआ है v माइनस डेल वी, मतलब इधर भी फोर्स पर यूनिट एरिया में अप्लाई हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब होगा फोर्स बाय एरिया, और यू कैन राइट दिस इज आल्सो प्रेशर। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर कंप्रेस हो रहा है, इधर एक कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कितना डिक्रीज हुआ, पहले था v, अब है v माइनस डेल वी, उसका मतलब है माइनस डेल वी डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम है बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब माइनस डेल वी, ओरिजिनल वॉल्यूम v, और वी कैन से द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा, जिस कांस्टेंट का नाम होगा बल्क मॉड्यूलस। इस k का नाम क्या है, इसको हम बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसका है वैल्यू है F by A, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल V by V, और यू कैन राइट F by A मतलब प्रेशर,
del v by v, और वी कैन राइट k इक्वल टू pv by del v। ठीक है, इधर वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस साइन आया है, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तब इधर प्लस साइन आएगा। ठीक है, सो इधर भी हम कह सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या होगा जो प्रेशर के ऐसा यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसका नाम है शियरिंग मॉड्यूलस। इसका मतलब शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। इसका बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। इसका मतलब देखो, एक ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह की है, इस तरह की शेप में है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए हम लोग एक फोर्स अप्लाई किया था सरफेस, जो बॉडी का जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट इधर जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस बस शियरिंग स्ट्रेस। इसका मतलब है जो फोर्स अप्लाई होगा टेंजेंशियल अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ है इस तरह फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर इन दोनों जो साइड है, मतलब ए साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड, अगर इस शेप में बेंड हो जाए, देखो ये सबसे आसान एग्जांपल होगा, अगर एक मैच बॉक्स में एक तरफ फोर्स अप्लाई किया जाए तब क्या होगा, एक सरफेस जो दो सरफेस होगा, दो सरफेस ऐसे शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये होगा शियरिंग स्ट्रेस। अच्छा, मैं एक मैच बॉक्स लेके आओ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं तब बेहतर समझ लो। ओके, सपोज इधर देखो एक मैच बॉक्स है, आई थिंक दिख रहा है। ये जो मैच बॉक्स है, अगर इसमें इधर से एक फोर्स अप्लाई किया जाए तब क्या होगा, इसका शेप ऐसे बन जाएगा। मतलब जो नीचे वाला इस तरह दोनों तरफ की जो सरफेस है वो ठीक ही रहेगा, अगर फोर्स इस तरह अप्लाई किया जाए तब इसका शेप कुछ इस तरह बन जाएगा। सही है ना? तो वही मैं बोल रहा था कि अगर इस डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट का ऊपर फोर्स अप्लाई किया है एंड उसका शेप अगर पहले ABCD इस तरह था, फिर वो A', B', CD बन जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर इसका लेंथ L है, इसका लेंथ में चेंज कितना हुआ है, del L है, और वी कैन से थीटा एंगल में ये चेंज हो जाएगा। देखो इसका जो शेप है थीटा एंगल बेंड हो गया, इधर भी थीटा एंगल बेंड हो जाएगा, मतलब ये जितना भी बेंड होगा ये भी उतना ही बेंड होगा। सो शियरिंग स्ट्रेस का मतलब वही है कि स्ट्रेस मतलब सिंपल है फोर्स बाय एरिया, एंड शियरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन मतलब टेन थीटा बोल के हम कह सकते हैं। टेन थीटा मतलब देखो, अगर टेन थीटा किया जाए कि हाइट बाय बेस मतलब डेल एल बाय एल, एंड इधर जो थीटा है, थीटा बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए थीटा टेन थीटा को हम थीटा भी ले सकते हैं। सो थीटा इक्वल्स टू डेल एल बाय एल। फिर देखो, जे शियरिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल विद द शियरिंग स्ट्रेन होगा, एंड जो शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो है उस रेशियो का नाम क्या होगा, शियरिंग मॉड्यूलस। देखो शियरिंग मॉड्यूलस, और वी कैन से इसका नाम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसका नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो हम ईटा सिंबल से डिनोट करेंगे। तो इसमें देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है ना, ये क्या है, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो होगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया एंड स्ट्रेन मतलब क्या है, टेन थीटा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट सिंपली थीटा, और वी ऑल्सो राइट थीटा इक्वल टू डेल एल बाई एल, बिकॉज हमने डायग्राम से देखा है टेन थीटा का मतलब क्या है, डेल एल बाई एल। आई थिंक ये समझ में आया है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब क्या है, हुक्स लॉ पढ़ चुके हैं अभी तक। हुक्स लॉ मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड ऑल्सो तीन टाइप का जो
रेशियो है, मतलब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक। तो इसका बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, पॉइंट करो, पॉइजन्स रेशियो बोल के। इस टॉपिक का नाम क्या है? पॉइजन रेशियो। सो व्हाट इज पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो क्या है? देखो, पॉइजन रेशियो मतलब पहले तो एक रेशियो है, ये तो पक्का है। पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल टू, इसे हम सिग्मा सिंबल से कह सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या है ना, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी एक रेशियो है, मतलब स्ट्रेन बाय स्ट्रेन। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं है, मतलब दो टाइप का स्ट्रेन के ही कोई यूनिट नहीं है, इसलिए सिग्मा भी यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। तो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बट लैटरल हम अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं। तो लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है? देखो, लैटरल मतलब क्या है सॉरी, तो लैटरल का मतलब ये है, देखो, अगर एक रॉड को एक एंड में टाइट करके बांध दिया है, उसके बाद दूसरा एंड में, सपोज दूसरा एंड में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो फोर्स अप्लाई करने के वजह से इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सपोज इसका पहले लेंथ था एल, अब लेंथ हुआ है डेल एल, मतलब लेंथ में वो डेल एल इंक्रीज हुआ है, ये सही है। फिर देखो, अगर बॉडी का जो रॉड जो था, रॉड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो मतलब चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, रॉड का वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। तो रॉड का अगर लेंथ में वो इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन है उसमें वो थोड़ा डिक्रीज होगा। देखो, पहले इनका जो रेडियस था व जो डायमीटर था वो डी था, अभी ये क्या होगा, थोड़ा घटेगा, थोड़ा डिक्रीज होगा। अगर थोड़ा डिक्रीज होके इसका टोटल ये क्या होगा, सपोज डेल डी डिक्रीज हो गया, डेल एल में इंक्रीज हुआ है लेंथ बराबर, और डेल डी अगर डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि इसका जो अब डायमीटर है वो क्या है, डी माइनस डेल डी है। मतलब कितना डिक्रीज हुआ है, डेल डी माइनस डेल डी डिक्रीज हुआ है, और लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, डेल एल लेंथ में इंक्रीज हुआ है। तो फिर बोलो, लैटरल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन मतलब जो क्रॉस सेक्शन के बराबर जो डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब है, जो चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन की तरफ से। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन की तरफ से अगर देखोगे, मतलब जो प्रस्थो बराबर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, तो क्रॉस सेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, चेंज मतलब माइनस डेल डी, चेंज बाय ओरिजिनल कितना था, डी था, ये है लैटरल। फिर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब तो पता ही है ऑलरेडी कि कितना लेंथ के बराबर कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। लेंथ में इंक्रीज हुआ है डेल एल, किसके ऊपर इंक्रीज हुआ है, एल के ऊपर। फिर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल एल बाई एल है, एंड लैटरल का मतलब माइनस डेल डी बाई डी है। माइनस क्यों, लैटरल साइड में वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए, क्योंकि इधर इंक्रीज हो रहा है। अगर एक साइड में इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन में उनका डिक्रीज ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल्स टू क्या है, डेल डी बाई डी माइनस डेल डी बाई डी बाई डेल एल बाई एल, ये है पॉइजन रेशियो। इसका अगर वैल्यू है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो का प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ए है कि 0 to ½ के अंदर होता है। बट थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू -1 to +½ होगा थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली इनका वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल वैल्यू है 0 to ½ और थियोरेटिकल वैल्यू है -1 to ½ इसको जस्ट
ऐसे ही याद रखना है, कोई बड़े बात नहीं है। इसको देखो पॉइजन रेशियो जो है। इसका बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसका नेचर क्या होगा एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ठीक तरह से एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट का मीनिंग समझना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होता है? देखो सपोज इधर हम स्ट्रेस प्लॉट किया और इधर हम स्ट्रेन प्लॉट किया, तब क्या हो रहा? स्ट्रेस मतलब क्या है? हम जानते हैं स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया एंड स्ट्रेन मतलब चेंज जो होता है, मतलब डेल एल बाई एल हो सकता है, डेल वी बाई वी हो सकता है, थीटा हो सकता है। थीटा मतलब टेन थीटा जो था डेल एल बाई एल, वो भी डेल एल बाई एल ही है। तो इधर स्ट्रेन और इधर स्ट्रेस। ठीक है, अगर स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है एंड इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम इससे प्लॉट कर सकते हैं। देखो अगर जितना हम स्ट्रेस मतलब लोड, जितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उतना ही स्ट्रेन हो रहा है। जिस पॉइंट तक ये होगा उसको हम ए पॉइंट कहेंगे। मतलब वो जो ओ ए जो लाइन है, वो जो लाइन है, वो जो मतलब ओ ए जो लाइन है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? देखो हुक्स लॉ, according to Hooke's law we already know that stress directly proportional to strain। तो इधर क्या हो रहा है? जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उतना ही स्ट्रेन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इधर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओए लाइन जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी जो हुक्स लॉ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, उसको ये फॉलो कर रहा है अप टू पॉइंट ए तक। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ए का नाम क्या होगा? प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब ए पॉइंट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना लोड, जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है स्ट्रेन में उतना ही चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल बराबर चेंज हो रहा है। तो इसलिए ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे। इसका बाद अगर ए से थोड़ा लोड और अप्लाई किया जाए तब क्या होगा? तब स्ट्रेस के साथ साथ ही बढ़ रहा है बट उतना मतलब स्ट्रेस के बराबर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखो ए से बी तक क्या हो रहा है? अप टू ए तक जितना भी स्ट्रेस हो रहा था उसके बराबर स्ट्रेन भी चेंज हो रहा था। इसलिए स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन था अप टू ए पोर्शन तक, ए पॉइंट तक। फिर ए से बी तक क्या हो रहा है ना, हम इधर तो स्ट्रेस पर लोड अप्लाई कर रहा है, स्ट्रेन उससे बराबर नहीं चेंज हो रहा है, बट फिर भी अगर लोड को रिमूव किया जाए तो ए बी ए ओ पाथ बराबर रिटर्न हो जाएगा। देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या था? अगर फोर्स पर लोड अप्लाई किया जाए एंड आफ्टर सम टाइम इस फोर्स को अगर रिमूव किया जाए तब वो प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो अप टू बी पॉइंट ये इलास्टिक पॉइंट में है, इलास्टिक पॉइंट में है, ऐसे नहीं कि इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक मतलब क्या है? देखो अगर ओ से ए तक तो प्रोपोर्शनल हुआ है, ठीक है, ए से बी तक क्या हो रहा है कि उतना नहीं चेंज हो रहा, मतलब स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट इक्वल परिवर्तन नहीं हो रहा, इक्वल चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इधर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं होगा ए टू बी तक, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ स्ट्रेन बट सॉरी
बट ये इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है ना, जिस लिमिट तक मतलब अप टू दैट पॉइंट अगर हम फोर्स को रिमूव किया जाए तो बॉडी प्रीवियस जैसा पोजीशन में आए, तो इसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट मतलब लोड अगर बी पॉइंट तक अप्लाई किया है, उसका बाद अगर लोड को रिमूव किया जाए तब बॉडी बी ए ओ पाथ में ही रिटर्न होगा। ठीक है, मतलब ए बी का जो पोर्शन है वो इलास्टिक पॉइंट शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ऐसा नहीं कि इलास्टिक इसका इलास्टिसिटी लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ए बी पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर भी वो शो कर रहा है, बट अप टू बी पॉइंट तक, मतलब जो बी पॉइंट है उसको हम इलास्टिक लिमिट और इसका और एक नाम है यील्ड पॉइंट भी कह सकते हैं। यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट मतलब अप टू बी पॉइंट तक अगर इसका ऊपर से फोर्स को लोड को रिमूव किया जाए वो डायरेक्टली बी ए ओ पाथ में रिटर्न होगा। फिर अगर देखो बी से सी तक, इसको समझो, बी से सी तक, बी से सी तक अगर हम लोड अप्लाई किया फिर से, तब क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रेस के बराबर से। मतलब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस थोड़ा चेंज होगा, मतलब जो फोर्स लोड थोड़ा अप्लाई किया बट स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। ये कितना कौन रेंज में हुआ है, बीसी रेंज में हुआ है। फिर अगर सी पॉइंट से, क्योंकि बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट था, उसका बाद अगर सी पॉइंट से जो लोड को अभी देखो, अभी लोड कितना पॉइंट, कितना कौन सा पॉइंट में है, सी पॉइंट में है। अगर उस सी पॉइंट से लोड को रिमूव किया जाए तब क्या होगा, वो सी बी ए ओ पाथ में नहीं आएगा, वो थोड़ा अलग पाथ में आएगा। सपोज वो इस पाथ में आया, ओ ओ डैश। क्यों आया ऐसे, देखो इसको हम पहले इसको समझ लो। जो ओ ओ डैश पोर्शन है, जो ओ ओ डैश पोर्शन है, इसको हम परमानेंट सेट कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये सब। तो देखो ओ ओ डैश के हम परमानेंट सेट कहेंगे। मतलब क्या है, देखो बी पॉइंट तक इसका इलास्टिसिटी मौजूद था, उसका बाद लोड अप्लाई किया, फिर वो सी पॉइंट तक गया। ठीक है, लोड अप्लाई करने के बाद स्ट्रेस अप्लाई किया, थोड़ा अप्लाई किया, स्ट्रेन ज्यादा चल गया। ठीक है, बट सी पॉइंट बी पॉइंट के बाद कोई इलास्टिक लिमिट तो उसको क्रॉस किया, मतलब ऑलरेडी बी पॉइंट के बाद वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया, मतलब उसमें इलास्टिसिटी और नहीं है, इलास्टिक लिमिट तो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब सी पॉइंट से अगर लोड को रिमूव किया जाए तो वो इस पथ में नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट अगर वो इलास्टिक पॉइंट में रहता तब वो डायरेक्टली सी बी ए ओ पथ में आता। सिंस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए वो डायरेक्टली इस पथ में नहीं आएगा, वो थोड़ा अलग पथ बना के आएगा। सपोज वो सी ओ डैश पथ में आया है, तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि फिर हम लोड को रिमूव करने के बाद भी उसका अंदर थोड़ा सा स्ट्रेन बच गया है, तो उसका नाम है ओ ओ डैश, जिसको हम परमानेंट सेट कह सकते हैं। फिर इसका बाद अगर और भी लोड अप्लाई किया जाए तो फिर स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा लोड के लिए अगर थोड़ा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोड भी अप्लाई किया जाए इसके बाद सी पॉइंट के बाद, तब क्या होगा कि स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ चेंज हो गया। चेंज हो जाने के बाद डी एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट में क्या होगा, देखो जो सी डी पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, थोड़ा सा लोड दिया, थोड़ा सा बहुत छोटा सा लोड अप्लाई किया है, उसका फिर भी जो स्ट्रेन है बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो इस जो रेंज है सी डी पोर्शन जो है, इसको हम प्लास्टिक बिहेवियर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर। एंड फाइनली डी पॉइंट एक सॉरी डी पॉइंट एक पॉइंट है, जिस पॉइंट में क्या हो रहा है, देखो मैं डी पॉइंट तक गया है, डी पॉइंट में थोड़ा सा भी लोड अप्लाई
किया जाए तब क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। आई थिंक समझ में आए। फिर एक बार रिवीजन कर लेना है। देखो पहले क्या हो रहा था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। ये क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। तो पहले हम क्या किया ना, थोड़ा मतलब स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई के साथ साथ स्ट्रेन भी चेंज हो रहा अप टू ए पॉइंट तक। सिंस स्ट्रेस जितना भी अप्लाई कर रहा है उसके बराबर स्ट्रेन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओ ए पोर्शन जो है, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं हम, बट ए पॉइंट तक ही, मतलब ए पॉइंट तक वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के साथ, इसलिए ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो ए बी पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद स्ट्रेन चेंज हुआ है, बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी का शेप चेंज हुआ है, बट उतना नहीं, मतलब स्ट्रेस का बराबर चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रेस के साथ साथ जितना हो सकता है उतना नहीं, उससे भी थोड़ा अलग टाइप का चेंज हुआ है। इसलिए जो बी पॉइंट है अप टू ए बी रेंज, तो बी पॉइंट से अगर वो लोड को रिमूव किया जाए तो सिंस इसके अंदर इलास्टिसिटी है ऑलरेडी, तो इसलिए वो क्या हो रहा है कि बी ए ओ पाथ में रिटर्न हो रहा है जब लोड हम रिमूव कर रहे हैं। तो सिंस बी पॉइंट तक ही ऐसे हो रहा है, तो इसलिए बी पॉइंट को हम इलास्टिक पॉइंट व यील्ड पॉइंट कह सकते हैं। फिर उसका बाद क्या हो रहा है, फिर बी पॉइंट, सिंस बी पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट, मतलब उसके बाद अगर लोड अप्लाई किया जाए, उसका बाद अगर स्ट्रेस अप्लाई किया है, तब स्ट्रेन क्या हुआ है, ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब थोड़ा लोड के लिए स्ट्रेन उससे भी ज्यादा चेंज हो गया। मतलब वो जो बीसी पोर्शन है, तो इसमें इलास्टिसिटी और एग्जिस्ट नहीं है, इलास्टिसिटी है ही नहीं इसमें। तब क्या होगा, तो सी पॉइंट से अगर लोड को रिमूव किया जाए, सिंस इधर इलास्टिसिटी है नहीं क्योंकि बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, इसलिए अगर लोड को रिमूव किया जाए तब ए सी बी ए ओ पाथ में बैक नहीं किया, ये थोड़ा अलग पथ से सच एज सी ओ डैश पथ में बैक किया है। उसका मतलब क्या है, स्ट्रेस रिमूव हो जाने के बाद उसका अंदर कोई भी स्ट्रेन बचना नहीं चाहिए, बट इधर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस मतलब लोड को रिमूव करने के बाद भी उसका अंदर एक स्ट्रेन बच रहा है, एक चेंज ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, इस चेंज को हम परमानेंट सेट, जिसके हम ओ डैश बोल के डिनोट किया है यहाँ पे। फिर सी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी, इतना छोटा भी लोड अप्लाई करो, तब क्या हो रहा है कि स्ट्रेन मतलब जो बॉडी का जो शेप बहुत ज्यादा चेंज हो गया। एंड फिर इस जो सीडी रीजन है इसको हम प्लास्टिक बिहेवियर कह सकते हैं। एंड फिर एक पॉइंट डी पॉइंट है, जिधर एक हल्का से भी लोड अप्लाई किया जाए तो बॉडी का जो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का शेप पूरी ब्रेक हो जाएगा। तब जो डी पॉइंट है उसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो कार्व था, स्ट्रेस स्ट्रेन कार्व, ये एक डक्टाइल मटेरियल्स के लिए था। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है, डक्टाइल मटेरियल मतलब जिसका प्लास्टिक जिसका प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है। देखो इधर देखो ठीक से, प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर मतलब पहले इलास्टिक, मतलब पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, उसका बाद प्लास्टिक लिमिट, उसका बाद ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब प्लास्टिक रेंज जिसका ज्यादा है, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर से है, इस टाइप ऑफ मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। एग्जांपल लिख लो, आयरन हो सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल होगा किसका, डक्टाइल मटेरियल का। ठीक है, तो ये है डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। और जो ब्रिटल टाइप ऑफ मटेरियल है, अगर उसको हम देखेंगे, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होगा, ब्रिटल मटेरियल जो है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होगा। ब्रिटल मटेरियल देखो, डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है, इधर है स्ट्रेस, इधर है स्ट्रेस एंड इधर स्ट्रेन। डक्टाइल मटेरियल मतलब जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर से है,
और ब्रिटल मतलब क्या है, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट ही देखो खूब बगल में ही है। सपोज यही ब्रेकिंग पॉइंट है, सपोज यही ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो होगा ब्रिटल मटेरियल। फॉर ब्रिटल मटेरियल द प्लास्टिक रेंज, देखो इधर प्लास्टिक रेंज कितना छोटा है, ठीक है, उधर प्लास्टिक रेंज उतना दूर तक है था, एंड ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर तक, बहुत दूर में है, इसलिए उसको डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। एंड इधर ब्रेकिंग पॉइंट देखो बहुत नजदीक है, इसलिए हम ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बनाया है। तो ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल क्या होगा, सेरामिक, ग्लास, ये सब क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल होगा। ठीक है, और एक टॉपिक इस चैप्टर में अभी भी बचा है, उस टॉपिक का नाम है कि एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। उसको देखना होगा। देखो, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सो दैट एनर्जी डेंसिटी दैट इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो इसको देखो, एक किसके लिए क्वेश्चन है एक रॉड के लिए, ठीक है। इफ ए रॉड इज टाइटली बाउंड विथ a surface such as here with a point and a force is applied on another end, ठीक है, मतलब एक रॉड का एक एंड एक कुछ मतलब जो सपोर्ट था, रिजिड सपोर्ट था, उसके साथ टाइटली बाउंड कर दिया है और एक साइड में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तब इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, इसलिए कितना वर्क डन करना होगा, इसे हमें निकालना होगा। तो देखो, जो रॉड है इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो एंड इसका लेंथ अगर एल है एंड फोर्स अप्लाई करने के वजह से इसका लेंथ में सपोज इंक्रीज हुआ है डेल एल, तो पहले देखो जो फोर्स है, पहले जब वो ओरिजिनल पोजीशन में था, मतलब पहले जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है तब वो ओरिजिनल पोजीशन में था। फिर ओरिजिनल पोजीशन में था मतलब कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, कोई मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, जो एक्सटर्नली एफ फोर्स इधर से हम खींच रहे हैं बॉडी को, तो ए क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले बॉडी इस तरह से था, मतलब उधर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स था ही नहीं। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर नहीं रहेगा तब रेस्टोरिंग फोर्स भी नहीं रहेगा। तो इधर देखो, जब बॉडी ओरिजिनल में ऐसे ही था तब रेस्टोरिंग फोर्स कितना है, रेस्टोरिंग फोर्स है 0। फिर बॉडी के ऊपर एफ डिफॉर्मिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो इसलिए बॉडी क्या चाहेगा, ऊपर की तरफ एक रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं, तो वो जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो नेक्स्ट केस में रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, नेक्स्ट केस रेस्टोरिंग फोर्स एफ होगा। फिर हम बोल सकते हैं दोनों फोर्स का एवरेज कर सकते हैं कि एवरेज रेस्टोरिंग फोर्स कितना है, एवरेज रेस्टोरिंग फोर्स है F/2, ठीक है। तब कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अल्टीमेट F/2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो F/2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना वर्क डन करना है, देखो इधर, तो वर्क डन इक्वल टू, वी ऑलरेडी नो, वर्क डन इक्वल टू F/2 मल्टीप्लाई कितना चेंज हुआ है लेंथ में, वर्क डन देखो, वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल एल। सो यू कैन राइट वर्क डन W इक्वल्स टू F/2 इंटू डेल एल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F/A लिख सकते हैं, डेल L/L लिख सकते हैं, फिर A और L से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो इधर F था, नीचे A लेके आया हूं, डेल L/L लिखा है, तो इसलिए ये जो पोर्शन है AL, इसको इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तब देखो फोर्स बाय एरिया जो है इसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं। तब वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू हाफ ऑफ
स्ट्रेस मल्टीप्लाई डेल एल बाई एल मतलब क्या है, स्ट्रेन है, हाफ मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई जो एरिया इंटू लेंथ है, इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं, इसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं। तब देखो एक वर्क डन का एक्सप्रेशन आया है, क्या आया है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। फिर वर्क डन को हम एनर्जी कह सकते हैं, वर्क डन मतलब ही तो इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा बॉडी का अंदर, रॉड का अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बट देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी डिवाइडेड वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी डिवाइडेड वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू यू इक्वल टू, यू कैन राइट एनर्जी बाय वॉल्यूम, मतलब ए एल से इधर डिवाइडेड कर दो, फिर क्या आएगा, W बाई ए एल इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये है एक्सप्रेशन कि एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस इक्वल टू ऑल्सो नो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू Y मल्टीप्लाई स्ट्रेन और U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस के जगह में हम Y यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन मल्टीप्लाई स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का स्क्वायर होगा, ये एक्सप्रेशन है। तो ये पूरा थ्योरी पार्ट था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, मतलब इलास्टिसिटी चैप्टर का, क्लास 11। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू होगा। तो ठीक है।